चलिए एक कल्पना करते हैं। साल है 1800, दोपहर के करीब 3 बजे हैं और नेपोलियन बोनापार्ट अपनी आंखों के सामने अपनी सेना को पूरी तरह से बिखरते हुए देख रहा है। बिखरते हुए नहीं, इसे भागदड़ कहना ज्यादा सही होगा। भगदड़। हाँ, सैनिक अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं, कमांड स्ट्रक्चर टूट चुका है, उसके जनरल कहीं नजर नहीं आ रहे और दुश्मन वो मैदान जीत चुका है। तो मतलब उस वक्त ऐसा लग रहा था कि नेपोलियन का करियर जो ठीक से शुरू भी नहीं हुआ था वो शायद आज यही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, अगर आप उस वक्त मैदान में मौजूद किसी भी सैन्य विशेषज्ञ से पूछते तो वो यही कहता कि भाई खेल खत्म हो गया है, यहाँ से वापसी नामुमकिन है। लेकिन यहीं पर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो किसी चमत्कार जैसा लगता है। सिर्फ 4 घंटे बाद वही हारी हुई बिखरी हुई सेना न सिर्फ लड़ाई में वापस आती है बल्कि इतिहास की सबसे चौंकाने वाली जीतों में से एक हासिल करती है। और ये सब उस एक योजना की वजह से हुआ जिसे सुनकर पहले तो हर किसी ने उसका मजाक उड़ाया था। हाँ, जिसे सब पागलपन कह रहे थे। बिल्कुल, उस जीत की नींव उस दिन मैदान में नहीं बल्कि हफ्तों पहले एक नक्शे पर रखी गई थी, एक ऐसी दुस्साहसी योजना के साथ जो पारंपरिक सैन्य सोच के हर नियम को तोड़ देती थी। तो आज की हमारी चर्चा का मिशन यही है, आखिर उस दिन मैदान में ऐसा क्या हुआ था, और उससे भी बड़ा सवाल, उस मैदान तक पहुंचने की कहानी क्या थी। क्योंकि असली कहानी तो वही है। हम इसी की गहराई में उतरेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक लगभग तय हो चुकी हार को एक ऐतिहासिक जीत में बदल दिया गया। और इस कहानी के केंद्र में है आल्प्स के पहाड़। आल्प्स के बर्फीले पहाड़ों के ऊपर से एक पूरी सेना को ले जाने की वो अविश्वसनीय योजना। और इस योजना को समझने के लिए, जैसा आपने कहा, हमें उस समय के हालात को समझना होगा। बिल्कुल, ये कोई शांतिकाल नहीं था, ये अस्तित्व की लड़ाई थी, फ्रांस के लिए भी और नेपोलियन के लिए भी। फ्रांस की हालत उस समय कितनी खराब थी? बहुत ज्यादा। आप सोचिए, देश पिछले 10 साल से लगातार युद्ध लड़ रहा था, क्रांति की आग में झुलस रहा था। तो खजाना तो खाली हो ही चुका होगा। पूरी तरह से सरकारी खजाना खाली था, अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी और ऊपर से ब्रिटिश जहाजों ने फ्रांस के हर एक बंदरगाह की नाकेबंदी कर रखी थी। अच्छा। मतलब ना कुछ अंदर आ सकता था ना बाहर जा सकता था। फ्रांस चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ था और अंदर से एक तरह से खोखला हो रहा था। और नेपोलियन की खुद की स्थिति कैसी थी? वो तो और भी ज्यादा नाजुक थी। हमें याद रखना होगा कि वो कोई राजा नहीं था, उसने कुछ ही समय पहले एक सैन्य तख्तापलट से सत्ता हासिल की थी। तो उस पर कोई भरोसा नहीं करता होगा। बिल्कुल, पेरिस में बैठे राजनेता उसे शक की नजर से देखते थे। सेना के पुराने अनुभवी जनरल उसे एक नौसिखिया मानते थे। वो एक बहुत पतली सी रस्सी पर चल रहा था। मतलब अगर वो ये लड़ाई हार जाता तो ये उसके लिए एक व्यक्तिगत तबाही होती। व्यक्तिगत तबाही से भी बढ़कर हारने का मतलब सिर्फ युद्ध हारना नहीं था। पेरिस में उसके राजनीतिक दुश्मन वो तो छुरा लेके तैयार बैठे थे। एक हार उसे एक गद्दार साबित कर देती। और उस दौर में गद्दारों का हश्र क्या होता था? गिलोटिन। हाँ, तो उसके लिए ये जीत सिर्फ फ्रांस के लिए नहीं बल्कि अपनी जान बचाने के लिए भी जरूरी थी, हर हाल में। और इस मुश्किल घड़ी में सबसे बड़ा खतरा कहां से था? सबसे बड़ा और तात्कालिक खतरा था ऑस्ट्रिया से। ऑस्ट्रिया की एक बहुत बड़ी और ताकतवर सेना ने उत्तरी इटली पर कब्जा कर लिया था। और ये वही इलाका था जिसे कुछ साल पहले नेपोलियन ने फ्रांस के लिए जीता था, है ना? बिल्कुल, यही तो विडंबना थी। अब ऑस्ट्रियाई सेना उसी जगह को एक लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल कर रही थी ताकि वो सीधा फ्रांस पर हमला कर सके। स्थिति बहुत गंभीर थी। नेपोलियन को कुछ बहुत बड़ा और बहुत जल्दी करना था। तो ऐसे में ये कोई भी पारंपरिक जनरल क्या करता? शायद अपनी सेना को इकट्ठा करके सीधी टक्कर लेता और बुरी तरह हार जाता। हाँ, लेकिन नेपोलियन ने कुछ और ही सोचा। यहीं पर उसकी वो पागलपन भरी योजना सामने आती है। हाँ, उसने सीधी टक्कर का रास्ता चुना ही नहीं। उसे पता था कि ऑस्ट्रिया की सेना संख्या में, हथियारों में, हर चीज में उससे बेहतर है। सीधी लड़ाई का मतलब था निश्चित हार और पेरिस में सरकलम होना। बिल्कुल, इसलिए उसने एक ऐसा रास्ता चुना जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। उसने फैसला किया कि वो अपनी पूरी सेना को लेकर चुपके से आल्प्स के पहाड़ पार करेगा और दुश्मन पर पीछे से हमला करेगा। ठीक वहीं से जहां से हमले की उन्हें कोई उम्मीद ही नहीं होगी। आल्प्स के पहाड़ पार करना आज भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन उस समय की सेनाओं के लिए क्या ये वाकई असंभव माना जाता था? ये एक बेहतरीन सवाल है। देखिए, कोशिश हुई थी लगभग 2000 साल पहले हैनिबल ने। अच्छा, हैनिबल ने? हाँ, और उसका नतीजा क्या हुआ? उसकी आधी से ज्यादा सेना और उसके सारे हाथी रास्ते में ही मारे गए थे। तो सैन्य अकेडमियों में ये पढ़ाया जाता था कि ऐसा नहीं करना चाहिए। ये एक केस स्टडी थी कि क्या नहीं करना है। बिल्कुल। ये सैन्य आत्महत्या जैसा माना जाता था, खासकर तोपों के साथ। तोपें? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। इंसान और घोड़े तो फिर भी शायद निकल जाएं, लेकिन भारी भरकम तोपों को उन पहाड़ों पर कैसे ले जाया जा सकता है? यही तो बात थी। वहां कोई सड़कें नहीं थी, सिर्फ संकरे बर्फीले रास्ते थे जहां एक छोटी सी गलती का मतलब था हजारों फीट गहरी खाई। तो जब नेपोलियन ने ये योजना अपने जनरलों के सामने रखी तो उनका क्या रिएक्शन था? आपको क्या लगता है? मुझे लगता है उन्होंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की होगी। कोशिश? उनके सबसे अनुभवी जनरलों को सच में लगा कि सत्ता के दबाव में नेपोलियन अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है। सच में? हाँ, रिकॉर्ड्स बताते हैं कि उन्होंने घंटों तक बहस की। उसे बताया कि ये असंभव है, ये पूरी सेना को मौत के मुंह में धकेलना है। लेकिन नेपोलियन अपनी बात पर अड़ा रहा। उसका तर्क बहुत सीधा था। उसने कहा, जो चीज मेरे अपने जनरलों को असंभव लग रही है वही चीज मेरे दुश्मन को भी असंभव लगेगी। और दुश्मन का यही विश्वास मेरा सबसे बड़ा हथियार होगा। बिल्कुल, और हुआ भी ठीक वैसा ही। तो जब ऑस्ट्रिया के जनरलों तक ये खबर पहुंची
कि कुछ फ्रांसीसी सैनिक आल्प्स के पास इकट्ठा हो रहे हैं? वो हंस पड़े। उनके लिए ये एक मजाक से ज्यादा कुछ नहीं था। पर क्यों? एक अनुभवी सेनापति दुश्मन की किसी भी हरकत को नजरअंदाज क्यों करेगा? क्या ये सिर्फ उनका अहंकार था? अहंकार भी था और उसके पीछे कुछ सैन्य कारण भी थे। पहला, वो फ्रांसीसी सैनिकों को बहुत नीची नजर से देखते थे। अच्छा। उनके मुताबिक ये कच्चे अनुभवहीन लड़के थे जो क्रांति के बाद सेना में भर्ती हुए थे। उन्हें लगा कि ये सैनिक आल्प्स जैसे खतरनाक इलाके में एक दिन भी नहीं टिक पाएंगे। और दूसरा कारण? दूसरा, और ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, उन्हें लगा कि ये नेपोलियन की कोई चाल है। एक धोखा? ध्यान भटकाने के लिए? बिल्कुल। उन्हें लगा कि वो जानबूझकर आल्प्स के पास कुछ सैनिक भेजकर उनका ध्यान भटकाना चाहता है ताकि असली हमला कहीं और से कर सके। वो सोच भी नहीं सकते थे कि कोई सच में ऐसा करेगा। वो सोच भी नहीं सकते थे कि कोई भी सेनापति इतनी बड़ी मूर्खता करेगा कि अपनी तोपों और रसद की गाड़ियों के साथ उन जानलेवा चोटियों को पार करने की कोशिश करे। तोपों के बिना कोई सेना ही नहीं होती थी। और तोपों को ले जाना तो नामुमकिन था उनके हिसाब से। हाँ। इसलिए या तो एक छोटी सी टुकड़ी थी या फिर एक बहुत बड़ा धोखा। तो दुश्मन के इसी अति आत्मविश्वास ने नेपोलियन के लिए रास्ता बना दिया। और फिर मई 1800 में वो अभियान शुरू हुआ और यहीं पर वो प्रसिद्ध पेंटिंग दिमाग में आती है। हाँ, नेपोलियन एक शानदार सफेद घोड़े पर, हवा में लहराता हुआ उसका चोगा, और वो पहाड़ों के ऊपर से अपनी सेना का नेतृत्व कर रहा है, एक हीरो की तरह। हाँ, जैक्स लुई डेविड की वो मशहूर पेंटिंग, वो प्रोपेगेंडा का एक बेहतरीन नमूना है। लेकिन असलियत, जैसा कि अक्सर होता है, उस पेंटिंग से कोसों दूर थी और कहीं ज्यादा दिलचस्प थी। तो चलिए उस असलियत पर बात करते हैं। उस भव्य तस्वीर के पीछे का सच क्या था? सच ये था कि वहां कोई शानदार सफेद घोड़ा नहीं था। नहीं, नेपोलियन ज्यादातर समय एक खच्चर पर सवार था। खच्चर पर? हाँ, क्योंकि उन बर्फीले और पथरीले रास्तों के लिए घोड़े से कहीं ज्यादा भरोसेमंद जानवर खच्चर होता है। और जब रास्ते बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाते थे तो वो भी अपने सैनिकों के साथ पैदल ही चलता था। ये तो उस पेंटिंग वाली छवि से बिल्कुल अलग है। ये किसी कलाकृति की तरह भव्य नहीं था। ये बेहद थका देने वाला, मुश्किल और खतरनाक काम था। ये नेतृत्व का एक अलग ही रूप था, आदेश देने वाला नहीं बल्कि साथ निभाने वाला। और उन तोपों का क्या हुआ जिन्हें ऑस्ट्रियाई जनरल असंभव मान रहे थे? यहीं पर फ्रांसीसी सेना की सरलता देखने को मिलती है। तोपों को उनके पहियों से अलग किया गया। अच्छा। फिर सैनिकों ने बड़े बड़े पेड़ों के तनों को बीच से खोखला किया और तोपों को उन लकड़ी के खोलों में डालकर रस्सियों से बांधा गया। और फिर 100 सैनिकों की टोलियां उन हजारों किलो वजनी तोपों को इंच इंच करके बर्फीले पहाड़ों पर खींचती थी। 100 सैनिकों की टोलियां? ये सोचने में भी मुश्किल लग रहा है। और उस दौरान वो क्या कर रहे थे? अपना हौसला बनाए रखने के लिए वो ड्रम बजाते थे और देशभक्ति के गीत गाते थे। ये एक असाधारण मानवीय प्रयास था। क्या उन सैनिकों को इस योजना पर भरोसा था या उन्हें भी ये पागलपन लग रहा था? शुरू में बहुत संदेह और डर था। कई संस्मरणों में ये बात आती है कि उन्हें ये एक आत्मघाती मिशन लग रहा था। लेकिन जब उन्होंने देखा कि नेपोलियन खुद उनके साथ बर्फ में चल रहा है, वही मुश्किलें झेल रहा है, तो इससे मनोबल पर जबरदस्त असर पड़ा। ये कल्पना करना भी अजीब है। एक तरफ ऑस्ट्रियाई सेना इटली के मैदानी इलाकों में आराम से इंतजार कर रही थी, शायद शराब पी रही थी और फ्रांसीसियों का मजाक उड़ा रही थी। और दूसरी तरफ फ्रांसीसी सेना प्रकृति से लड़ रही थी। और यही नेपोलियन की योजना का सार था। जब फ्रांसीसी सेना आखिरकार पहाड़ों की दूसरी तरफ उतरी तो वो थकी हुई थी, उनके कपड़े फटे हुए थे, लेकिन उनका मनोबल आसमान पर था। क्योंकि उन्होंने वो कर दिखाया था जिसे सब नामुमकिन मानते थे। बिल्कुल। और जब वो ऑस्ट्रियाई सेना के ठीक पीछे पहुंचे तो दुश्मन को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। उनकी पूरी सप्लाई लाइन कट चुकी थी, वो दो तरफ से घिर चुके थे। और ये हमें वापस उस दिन पर लाता है जहां से हमने शुरुआत की थी, मारेनको का युद्ध, जहां दोपहर 3 बजे फ्रांसीसी सेना हार रही थी। हाँ, क्योंकि शुरुआती लड़ाई में ऑस्ट्रियाई सेना संख्या में ज्यादा होने की वजह से भारी पड़ी, लेकिन नेपोलियन की इस दांव ने खेल बदल दिया था। जब उसकी सेना हार रही थी, ठीक उसी वक्त उसके वो सैनिक आ पहुंचे जिन्हें उसने एक दूसरे मुश्किल रास्ते से भेजा था। और इन थके हुए लेकिन दृढ़ सैनिकों के आने से लड़ाई का पासा ही पलट गया। पूरी तरह से ऑस्ट्रियाई जो जीत का जश्न मनाने की तैयारी कर रहे थे, अचानक खुद को हारते हुए देखने लगे और शाम होते होते नेपोलियन ने एक अविश्वसनीय जीत हासिल कर ली थी। तो चलिए इस पूरी अविश्वसनीय कहानी को एक बार फिर से देखते हैं। हमने बात शुरू की नेपोलियन की एक लगभग तय हार से। हमने देखा कि कैसे फ्रांस की निराशाजनक स्थिति और नेपोलियन के अपनी जान पर बने खतरे ने एक ऐसी असाधारण योजना को जन्म दिया। एक ऐसी योजना जिसे कोई भी समझदार व्यक्ति पागलपन ही कहता। और हमने ये भी देखा कि कैसे दुश्मन का अति आत्मविश्वास, उनकी ये सोच कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, नेपोलियन का सबसे बड़ा हथियार बन गया। बिल्कुल। जो योजना कागज पर सबसे बड़ी कमजोरी लग रही थी, यानी आल्प्स को पार करना, वही असल में जीत की कुंजी साबित हुई। उसकी असंभव लगने वाली प्रकृति ने ही उसे सफल बनाया। ये कहानी हमें रणनीति और मनोविज्ञान के बारे में बहुत कुछ सिखाती है, लेकिन ये हमें इस बारे में भी सोचने पर मजबूर करती है कि हम इतिहास को याद कैसे रखते हैं। मतलब? ये हमें वापस उसी सफेद घोड़े वाली पेंटिंग पर ले आती है। पूरी चर्चा में हमने इस भव्य छवि की तुलना उस कठोर, बर्फीली और थका देने वाली सच्चाई से की है। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जब इतिहास एक किंवदंती बन जाता है, एक मिथक बन जाता है, तो क्या जीत की वो भव्य कहानी उस कठोर और अक्सर बदसूरत वास्तविकता को ढक लेती है? क्या हम उस सफेद घोड़े की छवि में इतने खो जाते हैं कि हम उन 100 सैनिकों को भूल जाते हैं जो पेड़ों के तनों में बंधी तोपों को इंच इंच करके बर्फ पर खींच रहे थे? ये एक ऐसा विचार है जिस पर गौर करना चाहिए कि महानता अक्सर भव्यता में नहीं बल्कि उस मानवीय संघर्ष में छिपी होती है जिसे इतिहास की तस्वीरें अक्सर नजरअंदाज कर देती हैं।